सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पहले। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है a very long uniformly charged wire oriented along the axis of a circular ring of radius r rests on its center with one of the ends right। तो मतलब अगर ऐसे करके ये डिस्क बनाई जाए तो ऐसे ऊपर की तरफ इनफाइनाइट वायर इट इज लाइक दिस। ठीक है, इनफाइनाइट वायर इज लाइक दिस। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा और ये जो डिस्क है इसकी रेडियस है r। ठीक है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। सो देखिए कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर फील्ड चाहिए होती है, राइट। पैरेलल फील्ड उसमें कोई रोल प्ले नहीं करती। तो देखते हैं फिर से। लैम्डा इसकी वजह से यहाँ पे याद करो, एक इनफाइनाइट वायर अगर होती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड्स होती है, नेगेटिव है तो इनवर्ड्स होती है, राइट। लेकिन आपको करवाया था अगर ये सेमी इनफाइनाइट हो, ये सेमी इनफाइनाइट के केस में अगर पॉजिटिव है तो इधर और इधर ये भी k लैम्डा बाय a या r लिख देता हूं यहाँ पे डायरेक्टली और k लैम्डा बाय r। आई होप आपको याद आएगा, राइट। सेमी इनफाइनाइट के केस में अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल रिजल्ट √2 k लैम्डा बाय r आया था, जिसमें k लैम्डा बाय r इधर भी आउटवर्ड्स और इधर भी आउटवर्ड्स ये था। सो दिस थिंग इज टू बी यूज्ड हियर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला कंपोनेंट है ये तो प्लेट के पैरेलल हो जाएगा। देखिए प्लीज, ये वाला कंपोनेंट हर जगह प्लेट के पैरेलल हो जाएगा तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0। बचा सिर्फ ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हर जगह इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो देखिए परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, k लैम्डा बाय r एंड व्हाट इज द एरिया, इट इज पाई r स्क्वायर। तो ओपन अप कर देता हूं, लैम्डा पाई into r अपॉन k का मतलब था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पाई इज गॉन, आंसर आ गया लैम्डा r बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो चेक करें कि आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश की और क्वेश्चन को किस तरीके से बहुत आसान वे में किया जा सकता है। सेमी इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं, k लैम्डा बाय r दिस वे, k लैम्डा बाय r दिस वे। This component becomes perpendicular to the surface everywhere. That is why the flux becomes electric field multiplied by the perpendicular area. So that comes out to be lambda r by 4 epsilon naught. I hope सभी समझ पा रहे हैं। 7 question by 4 इसने 2 क्यों दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ है क्या? 2 दिया हुआ है, आप बताओ। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। Very long uniformly charged wire oriented along circular axis. Linear charge density is lambda. Flux of the electric field through the circular area. हाँ भाई यही होना चाहिए, एरिया हो गया पाई r स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर, करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा भी यही सेम आंसर आया था, लेकिन जब मैंने नेट पे सर्च किया तो उन्होंने इंटीग्रेशन कुछ किया हुआ था। आगे नहीं बोलना, जो नेट सर्च का कुछ नहीं बोलना, आपने जो सॉल्व किया था यही था ना? यस सर, यही आया है। हाँ, अगर कोई और बच्चा इसमें मतलब किसी ने कहीं से देखा नहीं है फिर कोई इनपुट डालना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। कोई बच्चा अगर इनपुट डालना चाहे तो, जिसने नेट से देख लिया वो कोई इनपुट नहीं डालेगा, वेट करेगा। चलो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फ्लॉ है। परीक्षित ध्यान से देखना, बाकी लोग भी। बच्चों ये यहां से लेके यहां तक जो एरिया है, क्या इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? क्या इस वायर से सब पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल है? नो। यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो ठीक है r है, तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड k लैम्डा बाय r है नीचे की तरफ, लेकिन जो मिडिल पॉइंट है उसका डिस्टेंस तो r बाय 2 है, तो वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड k लैम्डा बाय r बाय 2 होनी चाहिए। और पास आता जाऊंगा तो r जितना कम होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे फ्लॉ क्या है परीक्षित, आपने समझा देता हूँ, ध्यान से सुना। फॉरगेट अबाउट, आप बाद में बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्या देगा। अब आप इसे सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही नहीं है, ये तो वेरिएबल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो मुझे भी तो उसी चीज को ध्यान में रख के सॉल्व करना पड़ेगा ना। सुनाओ, डू इट। लिखिए जरा, let us consider a circular element of radius r, small r लिखना, of radius r having thickness dr।
उसकी जो थिकनेस है वो आपने dr बना दिया। ये चीज मेरे दिमाग में कहां से आई, ये इस बात को सोचकर आई कि एक वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में चारों तरफ सेम मैग्नीट्यूड की होगी, ठीक है। तो इसके चारों तरफ सेम डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई एलिमेंट बनाना हो तो वो कैसा बनेगा, वो तो रिंग बनेगा। तुमने r रेडियस का रिंग बना दिया, उसकी थिकनेस dr इतनी छोटी कंसीडर करी है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट माना जा सके। तो बच्चों इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। अब ठीक है, लिखिए जरा आगे, लिखिए एरिया ऑफ द एलिमेंट, एरिया ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का एरिया dA 2 पाई r dr। जिसको ये चीज क्लियर नहीं हो तो ध्यान से सुनना। अगर इस पतले से रिंग को एक जगह से काट के ऐसे सीधा कर दिया जाए, ये बहुत ही पतला होता है, मान लो जैसे सीधा किया जा सकता है, तो सरकमफेरेंस थी 2 पाई r, तो लेंथ बन जाएगी 2 पाई r और इसकी थिकनेस जो है वो थी dr। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे बनता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई r। ऐसे आप इसे, सो एरिया बन गया 2 पाई r dr और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r लिख सकता हूं, या लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है प्लीज कंट्रीब्यूट करें। परीक्षित यहां कोशिश करो बोलने की, सान्या, आदित्य, स्वास्तिक, सर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r ही आएगा। देखो ध्यान से, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमें, ये देखो ये भी k लैम्डा बाय r बनेगा और ये भी k लैम्डा बाय r रूट बनेगा। 2 के लैम्डा बाय r आ जाएगा रिजल्टेंट। तो हमें तो सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर करना है ना, क्लियर। तो k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, सो इट शुड बिकम ठीक है सर, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। होप इट इज क्लियर। यस सर। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका फ्लक्स कितना बन गया d फाई, d फाई इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, यानी e इनटू d। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो देखना लिख देना लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इक्वल 2 पाई r dr। 2 पाई से ये 2 हो गया, एक r कैंसिल हो गया। अब टोटल फ्लक्स निकाले जाऊंगा तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन देखिए क्या बचा, लैम्डा dr अपॉन 2 एप्सिलॉन, एग्री, लैम्डा dr अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास। देख ले एक बार ध्यान से, एरिया कितना बना 2 पाई r इनटू dr और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है k लैम्डा अपॉन r, दैट इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया कर दिया, दिस इनटू दिस, दैट गेट्स मी लैम्डा dr अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके और r तक, 0 से लेकर और r, दैट मेक्स इट लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन r बना 0 टू r। द आंसर कम्स आउट टू बी लैम्डा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या आंसर मैच कर रहा है। यस सर। सो ये फ्लॉ था हमारे सोच में। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि जैसे आपने लैम्डा के लैम्डा बाय कैपिटल R कंसीडर किया तो हमने तो सीधा ये डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, बीच वाले सारे पॉइंट तो छोड़ दिए। तो प्लीज इसे कंप्लीट करें, कंप्लीट करें, शाबाश। एक एलिमेंट चूज करना पड़ा, बनाते जाओ मैं बोलता जाऊंगा साथ साथ। एक एलिमेंट चूज करना पड़ा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, जितना डिस्टेंस लाइन से ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। तो एरिया कंसीडर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करी, फ्लक्स निकाला, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, दैट्स सिंपल इज आंसर। ठीक है बच्चों, हाँ परीक्षित आप कुछ कहना चाहते हो? आ गया सर समझ अब। ठीक है, कैन आई इरेज इट? वंश लिख चुके हैं आप लोग? नंदेश, क्रिश? यस सर लिख लिया। ठीक है, एक मिनट सर, एक बात समझना, इसे ना एक बार मुश्किल दोबारा एक्सप्लेन कर दो। मैं कर देता हूँ, पर ये याद रखना, इसे आप मुश्किल नहीं कह सकते। सिर्फ इतनी सी बात आपने समझनी है, लाइन से जितना दूर जाओगे
उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेरिएबल है, जब वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, उसके लिए आपको एलिमेंट चूज करना होता है। एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सिमेट्रिक हो। तो इस वायर के अराउंड एक सिमेट्रिक एलिमेंट आपने चूज किया जो कि सर्कल बनता है, रिंग कंसीडर, उसकी थिकनेस डी आर, क्योंकि आपको फ्लक्स निकालना है वो तो एरिया पे निकल सकता है। तो आपने एरिया लिख दिया, समझाया आपको 2 पाई आर डी आर कैसे आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको क्लियर है, यहाँ से समझाया। आपको ये कंपोनेंट नहीं कंसीडर करना क्योंकि ये पैरेलल हो जाता है, इसका फ्लक्स नहीं बनेगा, सिर्फ इसका फ्लक्स बनेगा, वो आपने यूज करते हैं। इसका इस एरिया से फ्लक्स निकाला, अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, तो लैम्डा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर है। आई होप अभी ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बात मान के चलो, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होगा तो इसके दोनों आंसर मिलेंगे आपको वहां पे। आपको लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन पे लिखा हुआ मिलेगा कहीं, और लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन मिलेगा, और आप सॉल्व करके बड़े खुश होके आएंगे, लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन सही आंसर है, और फिर पता लगेगा उड़ गए। चलो कोई बात, इसलिए अभी से बहुत ध्यान से इन चीजों को समझना है। 7th क्वेश्चन। अब ये बनी डिस्क, इसके इधर ए डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज है -q, और इधर ये डिस्टेंस के ऊपर चार्ज है +q। ठीक है, उस तरफ -q, इस तरफ +q, दोनों डिस्टेंस a है और इसकी रेडियस है r। अब ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट इवैल्यूएट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर अक्रॉस द सर्कल ऑफ रेडियस r। इसके थ्रू कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है हमें ये बताना है। तो मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से कर लेंगे। ऐसे बनाए पहले, राइट। आप समझना जरा, एक चार्ज पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स इधर बनेगा राइट में, ये चार्ज नेगेटिव है, इसका इनवर्स होगा, वो भी बनेगा राइट में। जितना एक की वजह से बनेगा उतना ही दूसरे की वजह से बनेगा। तो हम किसी एक का फ्लक्स निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बात बन जाएगी। तो देखें जरा, इस चार्ज की वजह से इसे कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये सेमी वर्टिकल एंगल चाहिए। सोचो यार, एंगल नहीं चाहिए, कॉस ऑफ द एंगल चाहिए। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपको कहीं भी अल्टीमेटली कॉस थीटा साइन थीटा रिक्वायर्ड है तो थीटा के लिए ज्यादा चिंता मत करो, सीधा कॉस थीटा साइन थीटा पे चले। तो देखो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो हमें चाहिए होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या बनेगा, cos theta is equal to base upon hypotenuse. Base is a, this is r, and hypotenuse is under root of r square plus a square. So a upon under root of r square plus a square, ये cos theta आ गया। अब आप सब जानते हो अगर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है तो सॉलिड एंगल बन जाएगा 2 पाई into 1 minus cos theta. So सॉलिड एंगल ये बन गया 2 पाई into 1 minus cos theta है a upon under root of r square plus a square। अब अगर ये सॉलिड एंगल बन गया तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना आएगा, आप सब जानते हैं 4 पाई एंगल में फ्लक्स बनता है q by epsilon नॉट, राइट। तो फ्लक्स जो हमें मिलेगा टोटल दैट इज इक्वल टू q by epsilon नॉट होता है 4 पाई में, तो इसमें कितना होगा, यानी 2 पाई into 1 minus a by under root of r square plus a square में कितना होगा। पर ये तो एक का फ्लक्स आया सिर्फ, मुझे तो टोटल चाहिए दोनों का, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर, तो 2 पाई से ये 2 आ गया और 2 से 2, फ्लक्स आ गया भाई q by epsilon नॉट 1 minus a divided by under root of r square plus a square। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मजेदार भी लगा। तो आपको बताया गया कि जो सॉलिड एंगल है वो बहुत बार यूज होगा जब भी हमें स्पेस में फ्लक्स फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी और सरफेस क्लोज नहीं होगा। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फ्लक्स निकालना था, हमने सेमी वर्टिकल एंगल निकाला जो कि थीटा आ गया, बेसिकली cos थीटा सॉल्व कर लिया व्हिच इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं कि सेमी वर्टिकल एंगल अगर थीटा हो तो सॉलिड एंगल कितना बन जाता है, वो बनता है 2 पाई into 1 minus cos थीटा, वैल्यू पुट कर लिया आपने। अब इस सॉलिड एंगल, इस एंगल के लिए जो सॉलिड एंगल बना उसमें कितना फ्लक्स होगा, 4 पाई एंगल में फ्लक्स होता है q by epsilon नॉट, तो साथ में ये मैच किया तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हम दो चार्जेस को डील कर रहे थे तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। So our answer should be this. I hope you are happy to see the solution to this question. आया भाई सबको समझ में?
हाँ जी, एनीबडी हैविंग एनी डाउट काइंडली रेज हैंड। किसी को अगर समझ नहीं आया तो हैंड रेज करो और ये लिख लो, मैं 1 मिनट के लिए अपनी अटेंडेंस दे रहा हूं। लेट्स अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज इट से कि ऐसे एक प्लेन बनाया हुआ, ये प्लेन मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको। ये प्लेन बना हुआ है और बच्चों इस प्लेन की साइड है L, ठीक है, और इसके सेंटर से ऐसे d डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अब आपको इस इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है से d डिस्टेंस में बने हुए इस प्लेन जिसकी साइड L है को कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो बताना है, ठीक है। दिस इज समथिंग यू आर सपोज टू डू। तो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन? जब पॉइंट चार्ज होता है तब तो आप सॉलिड एंगल कंसीडर करते हैं, लेकिन लाइन ऑफ चार्ज में सॉलिड एंगल कंसीडर करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है चारों तरफ, समझते हैं? ऐसे, वो ऐसे तो होती नहीं है, सिर्फ ऐसे, यानी कि सिर्फ 2 पाई एंगल के बारे में सोचने की जरूरत है। हैंड रेज करें जिसको ये 2 पाई वाली बात समझ नहीं आई। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ, टोटल एंगल 4 पाई लेना पड़ता है। लाइन ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे, उसके लिए एंगल 2 पाई ही लेना पड़ता है। तो बस आराम से हो जाएगा। आप क्या करें, ऐसे देखें, ये है लाइन, इनफाइनाइट लाइन, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और यहां से d डिस्टेंस के ऊपर ये एक शीट है, देख सकते हैं, यहां पे एक शीट बनी हुई। अब हम इसे साइड से देखने की बजाय, अगर साइड से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? ऐसे लाइन ही दिखाई देगी, ये शीट बन गई। इसे साइड से देखने की बजाय अगर ऊपर से देखें, ऊपर से जो लाइन है वो एक डॉट दिखाई देगी, ध्यान दे प्लीज। अब मैं इसका टॉप व्यू बना, ऊपर से देखूंगा तो ये लाइन ऑफ चार्ज मुझे एक डॉट दिखाई देगी, और यहां से d डिस्टेंस के ऊपर मुझे शीट ऐसे दिखाई देगी, समझ रहे हो? इसका जो टॉप बनता है ना, ऐसे करके बनाएंगे, ये टॉप हमें यहाँ से दिखाई देगी। और इस टॉप की जो विड्थ है वो कितनी है, साइड कितनी थी देखें, L थी, अच्छा B और L शो किया, ये वाली लेंथ L है और ऐसे ऊपर ये B है, तो ये मुझे B दिखाई देगी। ये सेंटर बन गया, ऐसे कनेक्ट कीजिए और ऐसे कनेक्ट कीजिए। ध्यान देना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे इसे आप टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू, तो आपको यहाँ पे सिर्फ डॉट दिखाई देगा, और यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये आपको लेंथ दिखाई देगी विच इज B। अगर मुझे किसी तरह से ये पता चल जाए कि इस शीट के लिए यहां से टोटल एंगल कितना बनता है, इस शीट के लिए यहां से ये टोटल एंगल कितना बनता है, तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कारण इसकी वजह से टोटल 2 पाई एंगल के अंदर फ्लक्स बनेगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दें, इसकी वजह से 2 पाई एंगल में बनेगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस एंगल में निकालना बहुत आसान हो जाएगा, तो मेरे लिए फ्लक्स बन जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन 2 पाई, यानी कि ये बन गया फ्लक्स पर यूनिट एंगल। और अगर ये टोटल एंगल, सपोज एक तरफ को थीटा लिखूं तो टोटल हो जाएगा 2 थीटा, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। पहले बताओ यहां तक आपको समझ में आया? अगर किसी को क्लियर नहीं है ये वाली बात तो वो हैंड रेज करे, जिसको आ गई वो सॉल्व करने की कोशिश करे, जिसको समझ आ गया वो सॉल्व करने की कोशिश करे, और जिसको नहीं आया वो दोबारा मेरे साथ सुने। ये है साइड व्यू, साइड से देखने पर आपको लाइन ऑफ चार्ज दिखाई दे रही है और साथ साथ ये शीट दिखाई दे रही है, शीट में विड्थ B है और लेंथ L। मैं इसे टॉप व्यू के लिए देख रहा हूँ, टॉप व्यू से देखूंगा तो ये लाइन आपको डॉट दिखाई देगी और इस शीट का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ये B दिखाई देगी। अब इस लाइन ऑफ चार्ज, ध्यान दीजिए, आपको बताया कि जो लाइन ऑफ चार्ज होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, सिर्फ ऐसे। तो ऐसे देखा जाए तो टोटल कितना एंगल कवर हुआ, 2 पाई, यानी कि इसका फ्लक्स ऐसे 2 पाई एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ऐसे 2 पाई एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड। तो भाई चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स है, अगर उसे 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो पता लग गया कितना फ्लक्स पर यूनिट एरिया आ गया, ये बन गया फ्लक्स पर यूनिट एरिया।
यहाँ पे ये शीट टोटल इतना एंगल बना पा रही है जो कि 2 थीटा है, तो 2 थीटा में कितना फ्लक्स हो जाएगा, बस ये सॉल्व करना है। तो करें अब शाबाश। मुझे यहाँ पे थीटा सोचना पड़ेगा। दिस इज बी बाय 2, ये लेंथ b बाय 2 है और ये d है, तो इधर वाला कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4। एग्री? इसने tan थीटा की फॉर्म में आंसर दिया। चलो मुझे आंसर से थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। इसने थीटा को tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां से देख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाय 2d। तो इसीलिए मैं थीटा को लिख सकता हूं tan इनवर्स b बाय 2d। अब देखिए क्योंकि ये लेंथ l है, तो आप इसके सामने इस वायर की लेंथ भी l ही कंसीडर करेंगे। L लेंथ कंसीडर करोगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा L। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कर तो ओपन में रहे हो ये कि मैं क्लोज क्यों बोल रहा हूँ, तो उसका आंसर दे देता हूं। मैं क्या करने वाला हूं, देखो इस शीट के सामने ये जैसे लाइन है, तो इस लाइन के अराउंड एक सिलेंडर कंसीडर करूंगा जो इसे ऐसे कवर करता हो जाएगा। ध्यान देना, ऐसे कवर करता हो जाएगा, ऐसे। आगे समझ बात? तो मैं एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगा इसके अराउंड जो इस शीट को ऐसे कवर करेगा। शीट को कवर करेगा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसीलिए चार्ज एनक्लोज बन जाएगा लैम्डा इनटू एल। तो फ्लक्स बनेगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, tan inverse b by 2d. So that should come out to be the answer. Lambda L upon epsilon naught pi, is that? Yeah, lambda L upon epsilon naught pi and tan inverse b by 2d. अब बताओ क्या अब भी आपको समझ नहीं आया? ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो बतानी जरूरी थी कि मैं लाइन को सेंटर में कंसीडर करके एक सिलेंडर मान रहा हूं, वो सिलेंडर इसके ऊपर से ऐसे पास करता है। ध्यान देना, यहां से ऐसे करके घूम के और फिर ऐसे, इसको इंक्लूड कर लेते। अब हमने देख लिया कि कितना एंगल आ गया, उस एंगल के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व। सो वंस अगेन रेज हैंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड। ठीक है, अगर कुछ 2-4% की कमी रह गई है तो दोबारा से ये वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस वाज अ वेरी गुड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जिसके अंदर सॉलिड एंगल भी यूज नहीं करना था, सिर्फ आपने सिलेंडर बनाया जो इसे एनक्लोज कर दिया और ये एग्जैक्टली सेंटर में आ गया। चार्ज एनक्लोज लैम्डा एल बन गया, फ्लक्स बन गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो बना 2 पाई एंगल के अंदर, हमें चाहिए था 2 थीटा एंगल के अंदर। 2 थीटा कहां से आया, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यहां से सॉल्व। देखिए 10th क्वेश्चन, फ्लक्स का आज का आखिरी क्वेश्चन। ये कहता है सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज अ नॉन यूनिफॉर्म charge density that varies with r according to the expression rho is equal to a into r square, जिसमें कि a एक कांस्टेंट है, r is less than capital R, यानी r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा नहीं जाने वाली। So that the magnitude of the electric field outside is this. ठीक है, पहले हमें क्या करना है, ये स्फीयर है, आउटसाइड बोलना है इसे, magnitude of electric field outside is this। यहां से किसी डिस्टेंस r के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में आप ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ds उधर m कैप, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा E into 4 pi r square, right? E into 4 pi r square. Now that should be equal to what? Charge enclosed upon epsilon. So what we need to do is spend time on is finding Q enclosed. हमें Q enclosed सही तरीके से फाइंड करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, सारे का सारा चार्ज इस r रेडियस में ही है, यहाँ से यहाँ तक की r रेडियस में। समझते हैं? ये चार्ज कैसे निकाला जाए? इन्होंने हमें बताया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है a into r square, पर यूनिट वॉल्यूम इज a r square। यानी याद करो, जैसे मैंने कल भी क्वेश्चन करवाया था शायद आपको इसका,
आपके घर में जो प्याज है अंदर से लेके बाहर तक जब प्याज पूरा बनता है तो उसमें एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती चली जाती है। वही यहाँ पे सोचना है कि एक के ऊपर एक शेल रखे जाएंगे, राइट। उन शेल्स को ध्यान दें, एक के ऊपर एक शेल्स रखे जाएंगे और उन शेल्स को हम एलिमेंट की तरह से डील कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x, अब ये r है ना, तो मैं इसे x मान लेता हूँ। x रेडियस का dx थिकनेस का, देखिए dx थिकनेस का एक शेल कंसीडर करें, x रेडियस dx थिकनेस आ गया। अब इस शेल पे कितना चार्ज है मुझे वो निकालना है और उसे इंटीग्रेट करना है। लेकिन मैं इसका चार्ज कैसे निकाल पाऊँ, ये बात सोचते हुए कि मुझे पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज पता है, तो ठीक है पहले मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। तो अब मेरे साथ साथ करते जाए, लिखिए कंसीडर a spherical element, consider a spherical element of radius r and thickness dr. Spherical element of radius r and thickness dr हो गया। अब इसका वॉल्यूम लिखिए जरा, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट dv। आप सोचो, पहले भी बताया था आपको कि स्फीयर का एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस यानी 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, ये बन जाएगा 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx। x रेडियस है, dx थिकनेस, सो 4 पाई x स्क्वायर dx। वॉल्यूम आ गया। अब इसका चार्ज क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, सो a इनटू, अब r की जगह आपको x यूज करना पड़ेगा, ध्यान देना, क्योंकि आपने रेडियस x मान ली। कृपया इस पॉइंट की तरफ ध्यान दें कि आपको a r स्क्वायर के प्लेस पे a x स्क्वायर यूज करना है, क्योंकि हमने रेडियस x मानी है इस शेल की। a x स्क्वायर इनटू 4 पाई x स्क्वायर dx, which makes it 4 pi a x power 4 dx। ये बना चार्ज सिर्फ इस शेल का, और मैं चाहता हूं यहां से लेके यहां तक जितने भी एक के ऊपर एक शेल्स बने उन सबको कंसीडर करना। तो वेरिएबल कौन, x को कहां से कहां लेके जाऊं, 0 से कैपिटल r तक, तो उससे पूरा कवर हो जाएगा। तो लिखिए टोटल चार्ज q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 pi a x power 4 dx from 0 to r, that becomes equal to, अब इसमें देखिए 4 pi a, ये तो ऐसे आ गया, x पावर 4 का इंटीग्रेशन x पावर 5 by 5 and limit goes from 0 to r। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 4 pi a r पावर 5 अपॉन 5। ये चार्ज है, चार्ज की वैल्यू उठा के यहाँ डालनी है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ E into 4 by r square is equal to 4 by a r square by 5 epsilon। 4 by से 4 by cancel, E becomes equal to a r square upon 5 epsilon naught r square। ये आंसर आना चाहिए। Is that the answer? A r पर, ये तो प्रूव करना, दिस वाज टू बी प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको लग सकता है कि क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस के हैं, तो मैं फिर आपको रिपीट करूंगा, जो बच्चे मेडिकल के हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस थोड़े ऑप्शनल हो जाएंगे। आगे से मैं ऐसी असाइनमेंट, सुने, आगे से मैं ऐसी असाइनमेंट के लिए क्लास ही अलग रखूंगा। जैसे अगर मान लो वीक में 5 डेज है तो मैं 1 डे की क्लास इसके लिए रखूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा। तो उसमें जो ज्वाइन करना चाहे कर ले, जो ना करना चाहे वो रहने दे। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चंस थोड़े से अपर एंड पे है, मतलब जो बच्चा 40 क्वेश्चन अगर आसानी से कर पा रहा है
उसी को इन क्वेश्चन से बेनिफिट मिलेगा। जो 45 से 40 क्वेश्चन भी ठीक से नहीं कर पा रहा, उनको इन क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, उनको परेशानी ही बढ़ेगी। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। अब आप जो करना चाहें वैसा कर सकते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस करूंगा आपके साथ। हमें बताया गया कि rho is equal to a r square is the volume charge density up to a sphere of radius capital R. We are supposed to find electric field at a distance r, small r, from the center of the sphere. वो करने के लिए हमें चार्ज एनक्लोज चाहिए, क्योंकि गॉस थ्योरम लगाएंगे तो E into 4 pi r square should be equal to charge enclosed upon epsilon naught. अब चार्ज में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो वेरिएबल है, वेरिएबल में करना पड़ता है इंटीग्रेशन। कैसे करें इंटीग्रेशन, हमें समझना होता है कि स्फीयर कैसे बना, एक के ऊपर एक शेल लगा के बना। तो आपने x रेडियस का dx थिकनेस का एक शेल कंसीडर किया। अब ये जो शेल है इसका वॉल्यूम आ गया 4 pi x square dx, इसको चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते ध्यान रखा कि r स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ जाए, ये बन गया चार्ज इस शेल का। हमें टोटल चार्ज निकालना था, तो हमने इंटीग्रेशन किया 0 से लेके r तक, so that gets you this is charge enclosed। अब आप इस एक्सप्रेशन के अंदर चार्ज एनक्लोज की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है a r square upon 4 5 epsilon naught r square। hope it's clear to you। तो अगर आप में से कोई बच्चा जेईई के लिए अच्छी तैयारी करना चाह रहा है या जेईई एडवांस की तैयारी करने की सोच रहा है, तो उसे ये क्वेश्चंस ज्यादा मुश्किल नहीं लगने चाहिए। उसको ये सोचना है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली कर पाऊंगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज दिस। अगर स्फीयर के अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो क्या कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो ध्यान से, बी पार्ट के लिए मैं इसे हटाता हूं। बी पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इनसाइड पॉइंट की बात कर रहा हूं बच्चों, तो इंटीग्रेशन मुझे 0 से स्मॉल r करना पड़ेगा। जैसे ये समझना, अगर हम एक कलर चेंज करो, अगर हम यहां से इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो गॉसियन सरफेस ही ग्रीन वाला बन जाएगा, तो मुझे चार्ज भी तो इसके अंदर का ही चाहिए होगा ना। मान लो ये रेडियस r है, स्मॉल r, तो मैं जो इंटीग्रेशन करूंगा dq का इंटीग्रेशन करूंगा वो 0 से कैपिटल r करने की बजाय 0 से स्मॉल r कर दूंगा। यहाँ पे m2 स्मॉल r आ जाएगा, ये भी स्मॉल r आ जाएगा, स्मॉल r पावर 5। आई होप आप समझ पा रहे हैं क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब इंटीग्रेशन में मुझे पूरे स्फीयर का चार्ज नहीं चाहिए, उस पॉइंट तक का चार्ज चाहिए जहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, क्योंकि उसी में q एनक्लोज मिल पाएगा। सो r तक आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे a to 4 pi r square फिर से q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आप फिर से क्या करेंगे, देखिए a to 4 pi r square is equal to this। अब इसमें स्मॉल r square बन रहा है, r का 5 r का 5। अब देखते जाएं, मैं ठीक कर रहा हूं, ये बन गया a to 4 pi r square, देखिए प्लीज, a into 4 pi r square is equal to 4 pi a into r power 5 upon 5 epsilon naught। तो देखिए 4 pi से 4 pi कैंसिल, r square से ये क्यूब बन जाएगा, तो इट विल बी a r cube upon 5 epsilon naught। That should come out to be the answer। I hope it is clear। बस लास्ट पार्ट में मैंने गलती से यहाँ एंड में ये जो r power 5 था वो r square लिखा होता है गलती से, उसे करेक्ट कर लेना, कैपिटल R power 5 था। तो बस अगर इनसाइड पॉइंट था तो मुझे इंटीग्रेशन वहीं तक करना है, इंटीग्रेशन वहीं तक किया 0 to r, तो आंसर में यहाँ स्मॉल r आ गया। a to 4 pi r square में देखिए स्मॉल r square से स्मॉल r power 5 कन्वर्ट हो गया r power 3 में, दैट्स द ओनली चेंज, बाकी सब सेम। सो कल की क्लास में हमने समझ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। आपने देखा था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, k q1 q2 1 upon r इनिशियल माइनस r फाइनल था या r फाइनल माइनस r इनिशियल था, बताइए कोई मुझे। r इनिशियल माइनस r फाइनल। एग्जैक्टली, r इनिशियल माइनस फाइनल, हाँ बिल्कुल सही। अगर वर्क डन बाय फील्ड कर रहे हो तो 1 upon r इनिशियल माइनस 1 upon r फाइनल आएगा, और अगर वर्क डन अगेंस्ट फील्ड कर रहे हो तो 1 upon r फाइनल माइनस 1 upon r इनिशियल है। तो यहाँ से क्लैरिटी हुई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है अगर, उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करके सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, तो उसे हम कंजर्वेटिव कंसीडर करते हैं।
अब जब भी एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है तो वहां पर हम पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? देखिए, मान लो मैं एक चार्ज हूं और मुझसे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, दिस इज जस्ट अ पॉइंट, कोई चार्ज नहीं है। इस पॉइंट पे मेरी वजह से कितना पोटेंशियल होगा? इस बात का मतलब ये है कि इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो मैं आपको प्रॉपर लिखवा के और वो डेरिवेशन कर रहा हूं। काइंडली राइट डाउन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो लिखिए, electrostatic potential at a point, electrostatic potential at a point may be defined as negative of work done per unit positive charge, negative of work done per unit positive charge by the electric field, by the सर आपकी आवाज कट रही होगी। मैं दोबारा क्लियर आ रही है। कोई बात नहीं है ना, किसी किसी के एंड पे नेट की दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड दैट। Electrostatic potential at a point may be defined as negative of work done per unit positive charge, ये positive को underline करके रख देना, negative of work done per unit positive charge by the electric field in bringing it सर एक बार रिपीट कर दो, नेगेटिव ऑफ यार, negative of work done per unit positive charge by electric field in bringing it from infinity to that point. Fine. So negative of work done per unit positive charge by electrostatic field या electric field in bringing it from infinity to that point. Mathematically आप ऐसे लिख सकते हैं, V is equal to negative of work done from infinity to the point P, जिस point पे आप potential define कर रहे हैं, upon Q naught. Q naught टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, और इसे ऐसे लिखा जाता है, देखिए, नेगेटिव E डॉट dr फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। अब P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो R है, तो ऐसे लिखना है, V at point P is this by definition, और इसे ऐसे लिखा जा सकता है, अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे आए, माइनस ऑफ E डॉट dr इंफिनिटी टू R। हो गया? लिखिए साथ में स्टार मार्क करके। सो इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज, ये कोर कंपटीशन की डेफिनेशन है, इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज, ध्यान से सुनते जाना, नेगेटिव ऑफ may also be defined as negative of लाइन इंटीग्रल। आप समझना, E डॉट ds जब लिखते थे तो सरफेस इंटीग्रल था ना एरिया पे, अब क्या लिख रहे हैं, dr लेंथ, तो लाइन इंटीग्रल may be defined as negative of line integral of electric field from infinity to the given position, from infinity to the given position। हाँ जी, क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा ये सब कहां से आता है। नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। अब लिखिए जरा, एक चार्ज Q कंसीडर करते हैं यहां पे,
Q और ऐसे करके इधर इंफिनिटी शो कर दीजिए। ये वो पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस अभी के लिए मैं RP लिख रहा हूं, बाद में इसे R कर दूंगा, अभी के लिए RP लिख रहा हूं। करना क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से यहां लाना है। तो भाई वर्क डन आप जानते हो, वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट माय डियर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तब कर पाते हैं जब फोर्स कांस्टेंट होती है। जस्ट सी, जैसे एक चार्ज यहां होगा, दूसरा चार्ज आप पास लाएंगे तो दोनों के बीच की सेपरेशन चेंज होती रहेगी। आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला है K(Q1Q2)/r²। तो जैसे से R चेंज होगा, R के चेंज होने से फोर्स भी चेंज होगी। तो R चेंज हुआ, फोर्स चेंज। तो अगर फोर्स चेंज होती जा रही है, याद रखें, अगर फोर्स चेंज होती जा रही है तो हम वर्क डन डायरेक्टली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट से नहीं कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। एग्जैक्टली, सब जानते हैं इस बात को। तो इंटीग्रेशन से हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पोजीशन कंसीडर करते हैं। यहां से आप एक इंस्टेंट पे R डिस्टेंस कंसीडर कर लीजिए, R डिस्टेंस, और वहां पर ऐसे करके dr शो कर दीजिए। ये dr हमेशा बाहर की तरफ ही दिखाया जाता है। कोई भी बच्चा इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो कि चार्ज को लेके तो अंदर की तरफ आना है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी के लिए आप dr शो करें। dr हमेशा आउटवर्ड्स होता है। इसकी खास बात ये होती है कि जब फाइनली आप करोगे तो उसमें अपने आप r इंफिनिटी से यहां तक आ जाएगा। तो यहां से यहां तक वो अपने आप टेक केयर हो जाती है, डोंट, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। सो ये dr बना, और यहीं पे जो फोर्स आएगी वो फोर्स भी बाहर की तरफ होगी, F। मैं इस Q को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, Q इज ग्रेटर देन 0। और आप जानते हैं टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो Q ग्रेटर देन 0 यहां लेके आना है, यहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है। जिस चार्ज को लेके आना था, एक इंस्टेंट पे उसका डिस्टेंस r माना और उसे dr मूव करने के बारे में डिस्कस करूंगा। अब लिखना शुरू करें, लिखिए, कंसीडर a positive test charge Q0, positive test charge Q0 at a distance r, ये r, positive test charge Q0 at a distance r from the given charge Q, from the given charge Q at a given instant, at a given instant, एक इंस्टेंट पे r डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर लिख दीजिए फोर्स ऑन Q0, फोर्स ऑन Q0, फोर्स कितनी आ जाएगी, K Q Q0 बाय r² r कैप। आप सब जानते हैं कि जो r कैप है वो हमेशा आउटवर्ड्स होता है, तो दिस डायरेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज r कैप। ठीक है, ये फोर्स आ गई इसके ऊपर। अब क्या करना है, इस फोर्स की वजह से dr डिस्प्लेसमेंट का वर्क लिखे, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। वर्क डन ड्यूरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, आप वेरी स्मॉल वर्ड भी यूज कर सकते हो। वर्क डन ड्यूरिंग ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr by the force, by the force. So dw is equal to f dot dr, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स बन गया f dot dr। अब देखिए ध्यान से, क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है, Q0 E dot dr लिख सकते हैं, क्योंकि जो Q0 है उसके ऊपर फोर्स क्या बनेगी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट्स Q0 E dot dr। डन, अब लिखें, सो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये कितना आ जाएगा, E dot dr।
तो यहां से आपको एक गियर चेंज करना है। छोटी सी बात समझनी है, अगर कोई लिखता है F dot dr that represents the work done on a charge q naught, but if somebody says E dot dr that's work done per unit positive charge, इस बात को सीखना है, समझना है। F dot dr work done on a charge say q naught, E dot dr work done per unit positive charge, that's it. So I hope आप लोगों को ठीक से क्लियर हो। ये बन गया वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि E डॉट dr है। अब हमें जो निकालना है वो क्या है, टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। कहां से कहां, इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक, तो मैं RP लिख देता हूं। आप P भी लिख सकते हैं क्योंकि dr लिखा है इसलिए RP भी लिखा है। तो समझना, ये तो है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो पोटेंशियल इस बात को, जब पोटेंशियल डिफाइन कर नेगेटिव ऑफ वर्क डन, सो नेगेटिव ऑफ वर्क डन करने के लिए यहां साथ में आ जाएगा माइनस, सो माइनस E डॉट dr फ्रॉम इंफिनिटी टू R करके। ठीक है बच्चों, तो लिखे आगे, इसी को ओपन अप कर देता हूं, दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू RP। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, पहले तो देखें E डॉट dr क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, dr भी उसी डायरेक्शन में, तो बन जाएगा E dr, चाहे तो लिख सकते हैं cos 0, क्योंकि मुझे आपको अच्छी तरह से ये समझाना था कि ये एक्सप्रेशन कहां से बनेगा, तो मैंने इस फॉर्म में इसको डिलीट किया। एक बार फिर ध्यान से देखें क्या किया, फोर्स आ गई k q नॉट अपॉन r स्क्वायर r कैप, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के ऊपर वर्क डन आ गया F डॉट dr, जिसे लिखा जा सकता है q नॉट E डॉट dr। अब हमें बेसिकली कंसंट्रेट करना है पोटेंशियल के ऊपर जिसमें वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज चाहिए रहता है। सो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज E डॉट dr आ गया। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो देखिए E डॉट dr, E और dr सेम डायरेक्शन में, तो E dr cos 0। आप अब यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू RP, E होगा k q बाय r स्क्वायर। आप समझ सकते हैं, q चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर k q बाय r स्क्वायर, साथ में आ गया dr। ठीक है, दैट इज नाउ इक्वल टू, इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय r, तो k q इनटू -1 बाय r फ्रॉम इंफिनिटी टू RP, राइट। वैल्यू पुट कर देंगे, दैट बिकम्स इक्वल टू k q इनटू, अभी माइनस साइन है, आप जानते हैं जब माइनस साइन हो तो 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन RP आ जाएगा। किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 बन जाए, तो ये वाला पार्ट 0 बन गया, आपको मिला माइनस ऑफ k q बाय RP। लेकिन जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू किस चीज की आई है, ये आई है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और फिर एंड में लिखेंगे बाय डेफिनेशन V is equal to negative of work done per unit positive charge, so that becomes equal to k q by RP। तो ये हमारी कंप्लीट डेरिवेशन हो जाती है और ये फाइनल रिजल्ट है। आई होप समझ तो आपको आ गया होगा और आप लिख रहे होंगे साथ साथ, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, टोटल वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इंफिनिटी से RP लाइन। सो दैट्स इट। पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड होता है, दैट्स k q by RP। आई होप ये आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब समझना, ये तो मैंने आपको करवाया है जिसमें हर पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए सीबीएसई और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं इसी में आपको बताता हूं कि अगर आप सीबीएसई के लिए सॉल्व कर रहे हो तो क्या छोटी छोटी चीजें स्किप की जा सकती हैं, मतलब मुझे क्या दिखाने की जरूरत नहीं, वो बताता हूं। जब मैं इसे सीबीएसई के लिए सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे ई की फॉर्म डालूंगा ही नहीं,
देखते जाना, मुझे ई की फॉर्म डालने की जरूरत नहीं, मैं क्या करूंगा एफ डॉट डी आर, आप देख सकते हैं फोर्स और डी आर सेम डायरेक्शन में है, ये बन जाएगा एफ डी आर कॉस ऑफ 0, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आरपी, इंफिनिटी टू आरपी क्या के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर, सो के क्यू क्यू नॉट 1 minus 1 by r. r infinity to rp, फिर वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट इधर आ गया इनटू 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन आरपी। सो एक छोटा सा डिफरेंस रह जाता है, वो डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले पे आपकी कमांड बनाने के लिए मेरे को वो करना जरूरी था, तो मैंने आपको वो करके दिखाया। अब आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हैं, एफ डॉट डी आर, एफ डी आर कॉस 0, एफ का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर, वैल्यू पुट करी और फिर वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया, और आखिरी में फिर से पोटेंशियल निकालना है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज के पी बाय आर, के क्यू बाय आर, सॉरी पी बोल रहा हूं, डन। तो ये रिजल्ट अब याद करें, सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है, के क्यू बाय आर, और मैथमेटिकली इट्स नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक, दोनों दिमाग से नहीं जाने चाहिए, के क्यू बाय आर एंड नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पे पक्का होना चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आया के क्यू बाय आर, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो भी क्या पोटेंशियल पॉजिटिव आता या नेगेटिव आता, देखते हैं, हाँ नेगेटिव आता, देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। सुनिए प्लीज, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, माइक ऑफ रखे प्लीज, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड्स ना होकर लेफ्टवर्ड्स होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होती, फोर्स लेफ्ट में होती, फोर्स इधर होती और डी आर इधर होता, तो यहाँ पे आता cos 180, cos 180 से यहाँ बन जाता माइनस साइन, तो सब कुछ एक नेगेटिव साइन से चेंज होगा। तो आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। उसको हम ऐसे करके समझ लेते हैं, पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन की बात हो रही है, तो जो भी चार्ज का साइन हो वो पुट कर दिया जाए, पॉजिटिव के लिए प्लस, नेगेटिव के लिए माइनस। तो स्टार मार्क करके लिख दीजिए, स्टार मार्क करके लिखिए, we have to use the sign of charge, we have to use the sign of charge, हमें चार्ज का साइन कंसीडर करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। इसका ग्राफ अगर बनाए, अगर ग्राफ बनाने चाहे तो कैसा बनेगा, V वर्सेस R, आप देख पा रहे हैं V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में कैसा ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, so it's gonna be rectangular hyperbola, ठीक है, चलिए फाइन। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए, does the electrostatic potential increase or decrease in going closer to a charge? जैसे हम एक चार्ज के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताएं शाबाश। इंक्रीज करेगा, Increase. अच्छा, सब बच्चे एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल सोच रहा है, थोड़ा सा रेशनल होकर सोचो, हो सकता है कभी इंक्रीज होता हो कभी डिक्रीज होता हो, कुछ तो बात है जो सोचने में रह गई है। सर अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिक्रीज हो जाएगा। नहीं, पास जाने की बात कर रहा हूँ, ऋतिक, आई एम टॉकिंग अबाउट गोइंग क्लोजर, जाना पास ही है, लेकिन आप सबने बाय डिफॉल्ट ना चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, किसी ने भी चार्ज के बारे में ये नहीं सोचा कि सर ये नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, मैंने तो पॉजिटिव चार्ज नहीं कहा, मैंने कहा था चार्ज, राइट। लिखे प्लीज, लिखे लिखे शाबाश। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल increases
in going closer to a positive charge. Electrostatic potential increases in going closer to a positive charge, whereas it decreases in going closer to a negative charge. Electrostatic potential increases in going closer to a positive charge, whereas it decreases in going closer to a negative charge. इस बात को समझ लें अच्छे से कि जो ये फॉर्मूला V is equal to KQ by R है, इसमें चार्ज का साइन यूज करना होता है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज यूज कर रहे हैं और R को रिड्यूस कर रहे हैं तो V की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बट वहीं अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, यानी ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज कर। सो पॉजिटिव चार्ज के पास जाने पोटेंशियल बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज के पास जाने पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है, फाइन। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है, समझते हो, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, तो दोनों चीजें यहां पे क्लियर। चलिए तो फिर साथ में लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, potential is a scalar quantity which basically represents, केवल लाइन बड़े ध्यान से सुनना और याद करना, which basically represents, सर एक बार रिपीट करना। electrostatic potential is a scalar quantity, electrostatic potential is a scalar quantity which basically represents work required to bring unit positive charge at given position. Work required to bring unit positive charge from infinity to the given position. ठीक है, किसी गिवन पोजीशन के ऊपर चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना होता है, उससे पोटेंशियल कहते हैं। तो अब थोड़ा कंफर्टेबल होगा कि अगर मुझसे x डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल पूछा गया तो उसका मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इंफिनिटी से यहाँ लाया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, बस इतनी सी बात दिमाग में। तो भाई q चार्ज को लाना होगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, q into v, यूनिट चार्ज को लाना है तो v, q चार्ज को लाना है तो q into v। तो वो एक बात मैं आपको यहाँ लिखवाने का, लिखिए जरा, if electrostatic potential at a point is V, स्टार मार्क करके लिखना बेशक से, if electrostatic potential at a point is V, comma, work required to bring a charge Q, work required to bring a charge Q at that point, work required to bring a charge Q at that point, सीधा सीधा क्या बन जाएगा, वर्क रिक्वायर्ड बन गया Q into V, कारण V है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का वर्क, तो Q चार्ज पॉजिटिव होगा तो प्लस करके आंसर आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो जितने भी पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें सब में आपको चार्ज का साइन यूज करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे पॉइंट ऑफ से, किसी पॉइंट पे अगर Q चार्ज लाना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वहां का पोटेंशियल निकालो और Q से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गेट द आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, आप सभी याद रखना पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी। देखिए ये है 2 माइक्रोकूलम और ये है -6 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -6 माइक्रोकूलम। ठीक है, आपको क्या करना है, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पर पोटेंशियल 0 हो जाए, या 4 चलो, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 0 हो जाता है और इनके बीच की टोटल सेपरेशन 20। लिखिए, फाइंड
find a position between the charges where electrostatic potential becomes zero. Find a position between the charges where electrostatic potential becomes zero. तो मान लेते हैं P ऐसा एक पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस x है, तो यहाँ से हो जाएगा 20 माइनस x। पोटेंशियल का फॉर्मूला भी आप जानते हो, तो लिखना शुरू कर सकते हैं। Let it be at distance x सेंटीमीटर में कंसीडर करो, x from 2 माइक्रोकूलम सर 5 सेंटीमीटर करते हैं डियर, एक मिनट, गुड, फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो जो v होता है वो बनता है v1 प्लस v2, और इसे कितना होना है, इसे होना है जीरो, पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, यानी कि v1 प्लस v2 जीरो होना चाहिए। ध्यान से सुनना, v1 मान लो 2 की वजह से, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो प्लस आएगा, और v2 माइनस 6 की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव है। तो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो v1 बन गया k q 2 into 10 माइनस 6 अपॉन x सेंटीमीटर है ना, तो x into 10 माइनस 2, k q by r, याद रख, k q by r, और ये ऑटोमेटिकली हो गया माइनस k 6 into 10 माइनस 6 अपॉन 20 माइनस x into 10 माइनस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, करें शाबाश। अभी मैं अटेंडेंस कर लेता हूँ, बोलना मत, करी क्या मैंने आपकी अटेंडेंस जब परीक्षा की? तो अब मुझे सॉल्व करके बताइए यहाँ से x की वैल्यू कितनी है। इस बात को समझे, पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन एक ही जगह पे किसी की वजह से पॉजिटिव है, किसी की वजह से नेगेटिव है, तो ऐड करके तो जीरो हो सकता है ना, तो ऐड करके हो गया। तो सॉल्व करें, कितनी वैल्यू आती है, यहाँ से कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट होगी, k हट जाएगा, 10 का माइनस 6 हट जाएगा, 10 का माइनस 2 हट जाएगा, और 2 3 जा 6 हो गया। सॉल्व करके देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जब उधर ले जाओगे, देखो यहाँ से 1/x है और इधर है 3/20 माइनस 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 20 माइनस x इज इक्वल टू 3x, 20 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 2 माइक्रोकूलम से 5 सेंटीमीटर माइनस 6 माइक्रोकूलम से 15 सेंटीमीटर। आगे आंसर सबका ठीक है, याद रखें ये नल पॉइंट नहीं है, नल पॉइंट वो होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जीरो होती है, ये पॉइंट है जहां पोटेंशियल जीरो, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड डे। चलिए अब इसी में क्या करो आप, मुझे एक पार्ट ऑन करके बताओ, इस बार ना पॉइंट को बाहर कंसीडर करो, चार्जेस यही कंसीडर करने हैं 2 और माइनस 6, बाहर एक पॉइंट कंसीडर करके सॉल्व करना है। लिखिए, नाउ कंसीडर ए पॉइंट, now consider a point at distance y in the outside region, at distance y in the outside region। ठीक है, अब इसके ऊपर जीरो करो, देखते हैं सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चों फिर से v1 प्लस v2 कितना होना चाहिए, जीरो, इसकी वजह से v1 के 2 into 10 पर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस इस बार कितना है y, सो y into 10 पर माइनस 2, मेरे साथ साथ करते जाओ, करो शाबाश, अब तो आप स्पीड बना सकते हो थोड़ी सी। k q by r, इसका नेगेटिव होगा माइनस k 6 into 10 पर माइनस 6 अपॉन r, r कितना 20 प्लस y, 20 प्लस y into 10 पर माइनस 2, दिस शुड बिकम इक्वल टू 0। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो करते जाओ, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ क्या है। देखो देखो ध्यान से, तो ये k से k कैंसिल, 10 का माइनस 6 कैंसिल, 2 से ये 3 बन, और 10 का माइनस 2 भी कैंसिल। ठीक है सर y 10 सेंटीमीटर है, तो इट इज 1/y इज इक्वल टू
3y 20 plus y क्रॉस मल्टीप्लाई 20 plus y is equal to 3y 20 is equal to 2y y comes out to be 10 centimeter exactly बिल्कुल सही है शाबाश बहुत बढ़िया। तो एक अमेजिंग चीज देखो जब आप चार्ज की बात करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे सॉरी तो लाइट चार्जेस के लिए अंदर वो पॉइंट आता था जहां पे पोटेंशियल जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती और अनलाइट चार्जेस के लिए बाहर आता था वीकर चार्ज के पास राइट। लेकिन माय डियर जब आप लाइट चार्जेस कंसीडर करोगे तो पोटेंशियल तो कहीं भी जीरो नहीं होगा क्योंकि सबका पॉजिटिव बनता रहेगा। जब आप अनलाइट चार्जेस कंसीडर करोगे तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल जीरो। तो देखें अनलाइट चार्जेस है तो बीच में भी जीरो बना बाहर भी जीरो बना पर सच्चाई पता है क्या है इस प्लेन के अंदर की एक सर्कुलर रीजन बनेगा। सर्कुलर रीजन कैसे देख सकते हो इससे इधर कितना 5 इधर कितना 10 ये टोटल 15 बन गया ना। इस 15 का आधा करो कहां यहां से 7.5 इधर पे इस 7 ठीक कह रहा हूं ना हाँ 10 और 5 7.5 उस 7.5 पे कंपास रख के ऐसे सर्कल लगा दो ऐसे। तो इस सर्कल के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा जीरो है। इसका जो ट्रेजेक्टरी बनती है लोकस बनता है वो सर्कुलर बनता है। लिखे स्टार मार्क करके लिखे there are two such points on the line joining charges on the line joining unlike charges of unequal magnitude ऐसे लिखो there are two such points on the line joining unlike charges of unequal magnitude हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में स्टार मार्क करके लिखो स्टार मार्क करके in actual the locus of such points is a circle. Locus of such points is a circle in the plane of paper. Circle in the plane of paper. अब फिर स्टार मार्क करके लिखो locus is a sphere in space. Locus is a sphere in space. ठीक है बच्चों। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझाई कि जब पोटेंशियल की बारी आती है तो वो स्केलर क्वांटिटी है जहां पर एक का पोटेंशियल जितना पॉजिटिव अगर दूसरे का उतना नेगेटिव हो गया तो दोनों का टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा जीरो। ऐसे में आपको स्पेस में एक स्फीयर जस्ट इमेजिन स्पेस में एक स्फीयर मिलेगा और प्लेन में एक सर्कल मिलेगा और लाइन पे 2 पॉइंट्स पे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई। डन है अभी टाइम बचा है क्या? हाँ एक छोटी सी चीज और लिख लो SI unit of electrostatic potential is volt. SI unit of electrostatic potential is volt. ठीक है तो हम पोटेंशियल जब भी लिखो तो ध्यान दो वर्क अपॉन चार्ज था ना तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। हमेशा याद रखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। So work done per unit charge 1 joule 1 coulomb is 1 volt। तो लिख दीजिए electrostatic potential at a point is said to be 1 volt। Electrostatic potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule work is done in bringing 1 coulomb charge. 1 joule work is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to that point.
फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। अगर इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ा है, ऑब्वियसली जब ऐसा कहा जाता है ना, तो उस बात का मतलब होता है इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 1 वोल्ट। आप लोग घर से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और निकाल लेना, मतलब वोल्ट का बेस, ठीक है। फाइन, आई होप द थिंग्स वर क्वाइट क्लियर टू यू फॉर टुडे। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, सामने आ गया, उसके साथ पोटेंशियल अटैच्ड है, सामने आ गया। इन्फिनिटी क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल को जीरो माना जा सकता है। ये कल लिखवा दूंगा प्रॉपर आपको, ठीक है। बाय, टेक केयर।